हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे oogenesis। जो अंडाणु का जनन है वो कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, जो पूर्ण रूप से विकसित जो युग्मक होता है फीमेल का, उसके निर्माण को या उससे बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? oogenesis कहा जाता है, अंड जनन कहा जाता है या अंडाणु का जनन कहा जाता है। इट अकर्स इन द ओवरीज, ये कहाँ पर अकर होता है? ठीक है ना। ये जो फीमेल है, स्त्री है, उसके जो जनन अंग है गोनेड्स है, जिसको क्या ओवरीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके गोनेड्स के अंदर, ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर जो अंडाणु है उसका निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। इस कंसिस्ट ऑफ थ्री, ठीक है ना। ये निर्माण के लिए इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में मल्टीप्लाई करता है, दूसरे स्टेप में अंडाणु ग्रोथ करता है, तीसरे स्टेप में वो परिपक्व अवस्था में आता है जिसको बोलते हैं मैचुरेशन स्टेज। मल्टीप्लिकेशन फेज इन द फीटल डेवलपमेंट, सर्टन सेल्स इन द जर्मिनल इपिथेलियम, जब डेवलपमेंट होता है इसका तो कुछ कोशिकाएं हैं जो ओवरी के अंदर, जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द ओवरी ऑफ द फीटस, जो भ्रूण है, जब उस भ्रूण का विकास होता है यूट्रस के अंदर, उस समय पर ओवरी के अंदर पाए जाने वाले जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि मदर्स होती है गैमेट्स की, मदर कोशिकाएं होती है, या उससे जो कोशिकाएं होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो एक मदर के रूप में अंडाणु के और शुक्राणु के रूप में काम करती है। तो जो भ्रूण विकास के समय जो फीमेल या अपन जिसका जो लिंग है वो स्त्री होता है, तो वो भ्रूण उसके ओवरी के अंदर जो जर्मिनल इपिथेलियम है ऑफ द फीटस आर लार्जर देन द अदर्स, तो वो कोशिकाएं जो बड़ी होती है। इन द फीटल डेवलपमेंट सर्टन सेल्स इन द जर्मिनल इपिथेलियम, तो ओवरी ऑफ द फीटस आर लार्जर देन द अदर्स, दूसरी कोशिकाओं से वो कोशिकाएं थोड़ी मोटी होती है। दैट सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, वो कोशिकाएं किससे? समसूत्री से विभाजित करती हैं। प्रोड्यूस ए कपल मिलियंस ऑफ एग मदर से, तो बहुत सारे अंडे एज ए मदर के रूप में, मदर कोशिकाओं के रूप में उसके अंदर विकसित होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? ओगोनिया इन ईच ओवरी ऑफ द फीटस, जो भ्रूण है उसके प्रत्येक ओवरी के अंदर ऐसे बहुत सारे ओगोनिया विकसित हो जाते हैं। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म आर एडेड आफ्टर बर्थ, जन्म के पश्चात किसी भी प्रकार के ओगोनिया उसके ओवरी के अंदर नहीं बनते। तो ये कब हो जाता है? जब जो फीमेल, ठीक है ना, जेंडर, ठीक है ना, जो विकसित हो रहा है भ्रूण, ठीक है ना, जो कि फीमेल भ्रूण है और वो विकसित हो रहा है, उसी समय उसकी ओवरी के अंदर ये ओगोनिया बन जाते हैं और जन्म लेने के पश्चात उसके अंदर ये ओगोनिया नहीं विकसित होते हैं। द ओगोनिया आर मल्टीप्लाई बाय, तो ओगोनिया कहाँ से ये संख्या में अपनी वृद्धि कैसे कर लेते हैं? समसूत्री विभाजन के थ्रू बाय प्राइमरी ओसाइट्स। तो जो जर्मिनल इपिथेलियम है, ठीक है ना, वो उससे ओगोनिया बने और वो ओगोनिया वापस मल्टीप्लाई करके माइटोटिक डिवीज से क्या बना जाते हैं? प्राइमरी ओसाइट बना जाते हैं। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है स्पर्मेटोगोनिया से, उसी तरह ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट्स बनता है बाय माइटोसिस, यानी कि ओगोनिया भी डिप्लॉयड है और प्राइमरी ओसाइट्स भी डिप्लॉयड है। तो ओगोनिया कहाँ से डेवलप हुआ? जर्मिनल इपिथेलियम के अंदर जो बड़े आकार की जो कोशिकाएं थी, वो एज ए मदर सेल की तरह काम किया है, उससे माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे ओगोनिया डेवलप हुए। वो ओगोनिया समसूत्री विभाजन से प्राइमरी oocytes का निर्माण करते हैं। तो ओगोनिया जो बन गए हैं वो जो फीमेल फीटस है, फीमेल भ्रूण है, तो उसके बर्थ के पश्चात ओगोनिया नहीं बनते। जब वो भ्रूण में ही होता है और ओवरी का जब विकास होता है तभी ओगोनिया का डेवलपमेंट या ओगोनिया डेवलप हो जाते हैं। उसके पश्चात ओगोनिया, उसके बर्थ के पश्चात फीमेल जो भ्रूण है उसके वो चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड जब जन्म ले लेता है तो उसके पश्चात उसके अंदर ओगोनिया का निर्माण नहीं होता। सेकेंड फेज है दिस फेज, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो गया, माइटोसिस से बहुत सारे प्राइमरी
oocytes बन गए। दिस फेस ऑफ द प्राइमरी oocytes आर वेरी लॉन्ग। तो जो ग्रोथ फेस है ये बहुत लंबा फेस है, ठीक है। इट इज मे बी एक्सटेंड ओवर मनी ईयर्स, ये बहुत लंबे सालों तक। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocytes है वो ग्रोथ करता है, ठीक है ना। पहले छोटा होता है, फिर आकार में ये बड़ा हो जाता है। एंड इट मे एक्सटेंड ओवर ईयर्स। द oogonia ग्रोज इनटू ए लार्ज प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte तो जो oogonia था वो ग्रोथ करता है। तो ये समझ लो कि oogonia आपके जन्म से पहले जो भ्रूण है, जो स्त्री भ्रूण है या फीमेल जो फीटस है, उसके अंदर oogonia बन गए। तो वो oogonia एक्ट एज ए स्मॉलर साइज ऑफ स्पर्मेटो, क्या कहते हैं, स्मॉलर साइज ऑफ oocytes। तो वो वहां पर क्या है, oocytes। लेकिन अब ये ग्रोथ जो फेस है ये इसके जन्म से लेकर जब तक वो प्यूबरिटी स्टेज आती है, मतलब ये जन्म हो गया इसका, तो जब तक वो 14 या अपन उसको 12, 13, 14, 15, 16 साल तक, तब तक वो उसकी ग्रोथ नहीं होती है प्राइमरी एज ए ग्रोथ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में। यदि अपन क्या डेवलप्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के रूप में उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो oogonia grows into a large primary oocytes takes long time. So each primary oocytes then gets surrounded by a layer of granulosa cell to a primary follicles, ठीक है। उसके पश्चात जो प्राइमरी oocytes है वो घिर जाता है किससे, ग्रेनुलोसा से और प्राइमरी फोलिकुलर कोशिकाओं से। ये लार्जर नंबर ऑफ दैट फोलिकुलर डीजनरेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबरिटी। और बहुत सारी जो फोलिकुलर कोशिका है वो डीजनरेट हो जाती है जन्म से लगाकर जब तक वो मैच्योरिटी आती है उसमें, वो जब तक यंग या व्यस्क अवस्था आती है उस फीमेल की, तब तक। सो एट प्यूबरिटी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो जब वो व्यस्क हो जाता है, व्यस्क हो जाती है, तब उसके अंदर करीब 60,000 से लगाकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकुलर्स उसके अंदर ओवरी क्या करते हैं, ओवरी के अंदर ही छूट जाते हैं। द फ्लूइड फ्लेट कैविटी ऑफ द फॉलिकल इज कॉल्ड एट्रियम। जो फॉलिकुलर्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी के अंदर करीब करीब 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकुलर्स रहते हैं। द फ्लूइड फ्लेट कैविटी ऑफ द फॉलिक्यूल्स, जो फॉलिक्यूल है उसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है किसी प्रकार का, ओवम नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, कॉलेट एंट्रम, ठीक है। द फ्लूइड फ्लेट कैविटी ऑफ द फॉलिक्यूल्स, जो फॉलिक्यूल है उसके बीच के अंदर जो कैविटी है उसको एंट्रम कहा जाता है। तो यहाँ जो फेजेस है उसको अपन डायग्राम की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, जहाँ ओवरी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है भ्रूण के अंदर, तब ये oogonia माइटोसिस से बहुत सारे oogonia उसके शरीर के ओवरी के अंदर बन जाते हैं भ्रूण में ही, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये भ्रूण में ही होता है। अब जब बहुत सारे oogonia बन गए और जो प्राइमरी एज ए प्राइमरी oocytes बट नॉट डेवलप्ड प्राइमरी oocytes, तो वो oocytes जब ग्रोथ करता है तो ये जो पीरियड है, ये ग्रोथ जो पीरियड है ये काफी लंबा चलता है। तो प्राइमरी oocytes भी और oogonia भी डिप्लॉयड है, और जबकि प्राइमरी oocytes भी डिप्लॉयड है, और ये यहाँ माइटोसिस क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तब मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन ओवरीज ऑफ फीमेल फीटस अनबोर्न फीमेल बॉडी। तो अनबोर्न मतलब जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो भ्रूण है, फीमेल भ्रूण है, तो उसके अंदर ये oogonia का मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन फेज है वो भ्रूण में ही चल रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, अकर्स ईच मंथ इन ए ओवरी ऑफ द फीमेल आफ्टर प्यूबरिटी। और जो ये बहुत सारे जो oogonia बन गए हैं, ये प्राइमरी स्पोरोसाइट कब बनते हैं, जब जो वयस्क हो गया है उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर एक, तब ये, तो इसलिए तो इसमें से हो सकता है किसी के 14 साल लग जाए, किसी को 14 साल 1 महीना लगे, किसी को 14 साल 2 महीना लगे। तो हर एक जो oogonia है उसको काफी प्राइमरी oocyte बनने में काफी साल लग जाते हैं, किसी को कम लगेंगे, किसी को ज्यादा लग जाते हैं। तो ईच अकर्स ए मंथ इन ओवरी फीमेल्स आफ्टर प्यूबरिटी। तो जब जो फीमेल फीटस था, फीमेल भ्रूण था, उसकी बर्थ हो गई, बर्थ के पश्चात जब वो व्यस्क होता है तब oogonia से प्राइमरी oocytes बनता है। और वो प्राइमरी जो oogonia है, तो oogonia बहुत सारे, एक oogonia से एक प्राइमरी oocytes बना, तो वो हर एक प्रत्येक मंथ, हर एक एक महीने के बाद दूसरा oogonia प्राइमरी oocytes बनता है, फिर तीसरे महीने, तो ऐसे करके जो पीछे मल्टीप्लाई भ्रूण के समय जितने भी बहुत सारे ओवरी के अंदर oogonia बने थे वो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट या स्थानांतरित होते रहते हैं ग्रोथ करके, ठीक है ना। उसके पश्चात
प्राइमरी जो oocytes है वो मियोसिस से सेकेंडरी oocytes बनता है और पहली पोलर बॉडी बनती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये ओवुलेशन सेकेंडरी oocytes होता है तो ये ओवुलेशन से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ये oocyte से ये बाहर आ जाता है और बाहर आने के पश्चात जो स्पर्म है वो इसमें प्रवेश करता है, सेकेंडरी oocytes को फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ निषेचन की प्रक्रिया इस समय पर निषेचन प्रक्रिया संपादित होती है और जैसे ही ये निषेचित हो जाता है या एक्टिवेशन हो जाता है तो उसके जस्ट उससे थोड़ा सा पहले इसके अंदर सेकेंड मियोसिस का डिवीजन होता है और एक और पोलर बॉडी बनती है। तो पहली जो पोलर बॉडी बनी वो भी फिर माइटोटिकली डिवाइड होकर दो पोलर बॉडी बना देती है और इससे भी एक पोलर बॉडी, टोटल बना के 3 पोलर बॉडी बनते हैं और एक ओवम का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लिया यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस और जो ओवम है उसका न्यूक्लियस वो फर्टिलाइज होके जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट वापस हैप्लॉइड से जो ओवम था वो हैप्लॉइड से वापस डिप्लॉइड हो जाता है और ये फिर जाइगोट कहलाता है। यहाँ पर ये मियोसिस से हैप्लॉइड था। ठीक है। अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल प्रोन्यूक्लियस और जो मैच्योर ओवम, तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है ये एक्ट एज ए मैच्योर ओवम और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है वही उसको ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है और उसके पश्चात जाइगोट जब बनता है तो ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो एक गैमेटोजेनेसिस क्या कहते हैं, oogenesis से 3 पोलर बॉडी और एक ओवम का निर्माण होता है जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। मैच्योरेशन फेज लाइक ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ईच प्राइमरी oocytes अंडरगो ए 2 मैच्योरेशन डिवीजन। तो जैसे स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था तो वो 2 बार उसके अंदर क्या कहते हैं मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी oocytes में भी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes और सेकेंडरी oocyte से जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर भी 2 बार मियोसिस देखने को मिलता है। फर्स्ट मियोटिक एंड सेकेंड मियोटिक द रिजल्ट ऑफ द मैच्योरेशन डिवीजन इज डिवीजन इन oogenesis आर हाउएवर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ स्पर्मेटोसाइट। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिला क्योंकि जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहते हैं oocyte से एक पोलर बॉडी बनी उससे पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बनती। जैसे ही सेकेंडरी oocytes बनता है तो उस समय निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो however it is very different from those in sperm. In a first meiotic division, the primary oocytes divides into a 2 very unequal haploid daughter cells, a large secondary oocytes and smaller first polar body. तो ये अपन ने यहाँ देखा जब पहला समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर ये पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो छोटा जो आकार है वो पोलर बॉडी है, जो बड़ी सेल्स है वो एज ए oocytes के रूप में काम करती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर जब डिवीजन होता है तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो दोनों बराबर साइज के होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी पहला जो समसूत्री क्या कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन हुआ है उसके तहत जो बना तो एक छोटा ओवम बना एक बड़ा। तो ओवम छोटा जो है वो पोलर बॉडी की तरह काम करता है या पोलर बॉडी या कहे उसको पोलोसाइट और जो लार्जर वन है वो एक्ट एज ए ओवम की तरह काम करता है जो कि सेकेंडरी oocyte कहलाता है। ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte कहलाता है। दूसरा जो स्मॉलर होता है वो पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट कहलाता है। बस फर्स्ट पोलर बॉडी फिर वापस डिवाइड होती है तो फिर वो 2 पोलर बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है ना। और फिर जो सेकेंडरी oocytes है वो फिर वापस डिवाइड होता है तो फिर उससे एक और पोलर बॉडी बनती है। तो टोटल बनाकर 3 पोलर बॉडी और 1 ओवम का। इन द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन द फर्स्ट पोलर बॉडीज में डिवाइड टू फॉर्म 2 सेकेंड पोलर बॉडीज। तो ये अपने बात कर ली। पहले जो फर्स्ट टाइम जो पोलर बॉडी बनी उससे और 2 पोलर बॉडी निर्मित हो जाती है सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन की वजह से। द सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड्स इनटू एनोइकल। तो और प्राइमरी oocytes जैसे समान आकार में विभक्त नहीं हुआ उसी प्रकार जो सेकेंडरी oocytes है वो भी समान आकार में विभक्त नहीं होता, उसके अंदर भी एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका डेवलप होती है। अनइक्वल डॉटर सेल्स एंड ए लार्ज ootids एंड वेरी स्मॉल वन इज स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है ना। जो दूसरी जो होती है वो सेकेंड पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी से 2 पोलर बढ़ती है और सेकेंड पोलर बॉडी एक ही होती है। तो फर्स्ट से बनने वाली 2 पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी मिलाकर टोटल 3 पोलर बॉडी बनती है। द ootids grows into a functional haploid ओवम।
तो वो ootids है वो फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम की तरह ग्रो करता है, thus form a one oogonium and one ovum and then 3 polar bodies are the form। तो जो परिणाम है oogenesis का, तो oogenesis के परिणाम स्वरूप 3 पोलर बॉडीज बनते हैं और एक ओवम का निर्माण होता है। तो दिस ओवम इज एक्चुअल फीमेल गैमेट्स। तो इसी ओवम को वास्तव में नारी का युग्मक कहा गया है या स्त्री का युग्मक कहा गया। द पोलर बॉडीज टेक नो पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। जो पोलर बॉडीज हैं वो किसी भी प्रकार प्रजनन में भाग नहीं लेती, हैंस सोन डीजनरेटेड, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है या डीजनरेटेड हो जाती है। इन ह्यूमन बीइंग ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन द सेकेंडरी oocytes स्टेज। तो मानव के अंदर जो ओवम है वो रिलीज होता है ग्रेफिन फॉलिकल से, तो ओवम इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। तो उसकी जो सेकेंडरी oocyte अवस्था है, जब अपन ने डायग्राम में यही देखी थी, मैंने कहा भाई जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होता है ग्रेफिन फॉलिकल, जब रेप्चर हो जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल फट जाता है, तो वो किसको oocytes को रिलीज करता है, तो उसको जिसको ओव्यूलेशन प्रक्रिया कहा जाती है। तो ओव्यूलेशन के समय कौन सा ओवम निकलता है? सेकेंडरी oocytes। द मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड इन द मदर्स ओविडक्ट। तो जो सेकेंडरी oocytes है उसका परिपक्वता कहाँ खत्म बंद होती है, पूर्ण होती है? मदर की ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि निषेचन वही होना है। तो जो सेकेंडरी oocytes है वही निषेचित होता है और स्पर्म के द्वारा। तो सेकेंडरी oocytes का जो मैच्योरेशन है वो कहाँ होता है? मदर की ओविडक्ट में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। यूजली आफ्टर द स्पर्म हैज एंटर्ड। तो ये सामान्यतः कब होता है? जब सेकेंडरी oocytes के अंदर जो शुक्राणु है वो प्रवेश कर जाता है, तब सेकेंडरी oocytes का डेवलपमेंट शुरू होता है और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। तो सेकेंडरी जो oocytes है वही ग्राफिन फॉलिकल से निकल के बाहर आता है और उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं, जिससे ग्राफिन फट जाता है और सेकेंडरी oocytes को छोड़ देता है। वो सेकेंडरी oocytes जाके किस में आ जाता है? मदर्स ओविडक्ट में आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब हो जाता है। वहां पर उसकी वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, कब? जब उसको स्पर्म के द्वारा निषेचित कर दिया जाता है, तब वो सेकेंडरी oocytes परिपक्व अवस्था में आता है। इन ह्यूमन एंड मोस्ट वर्टिब्रेट्स, मानव और ज्यादातर कशेरुकी, उनके अंदर द फर्स्ट पेलर बॉडी डज नॉट अंडरगो मियोसिस सेकेंड। तो उनके ह्यूमन के अंदर देखा गया है कि जो पहली बार जो पेलर बॉडी बनी वो मियोसिस में नहीं जाती, वेयर एज द सेकेंडरी oocytes प्रोसीड एज फार एज द मेटाफेज स्टेज ऑफ द मियोसिस सेकेंड। फिर देखा गया है कि जो सेकेंडरी जो पोलर बॉडी है वो मियोसिस में जाती है सेकेंड। हाउएवर it then stop advancing any further, it awaits the arrival of the sperm for the completion of meiosis। उसके पश्चात ये देखा गया है कि तो कहीं कुछ जीवों में जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो मियोसिस सेकेंड में जाती है, यानी कि उसके अंदर जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है वो होता है, जबकि कुछ कशेरुकी, ज्यादातर जो कशेरुकी और मानव समेत, तो उनके अंदर जो सेकेंडरी जो पोलर बॉडी है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है, यानी कि उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है और वो जो निषेचन के पश्चात वो भी बंद हो जाता है। हाउएवर इट देन स्टॉप एडवांसिंग एनी फर्दर। तो उन पोलर बॉडी के अंदर और अर्धसूत्री विभाजन होना बंद हो जाता है। इट अवेट्स द अराइवल ऑफ स्पर्म। वो वेट करते हैं कि स्पर्म पहुंचे और सेकेंडरी oocytes को निषेचित करे और मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस खत्म हो जाता है। द एंट्री ऑफ द स्पर्म रीस्टार्ट द सेल साइकिल ब्रेकिंग। जो सेल साइकिल रुक गया है तो वो स्पर्म के ओवम के अंदर प्रवेश करते ही वो साइकिल जो रुक गई थी थोड़ी देर के लिए वो वापस शुरू हो जाती है। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एंड टर्निंग ऑन एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था, ठीक है, वो क्या करता है? एनाफेज प्रमोटिंग ऑन एपीएससी एंड कंप्लीशन ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म रीस्टार्ट द सेल साइकिल ब्रेकिंग डाउन एंड टर्निंग ऑन। तो वो क्या करता है? जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है उसको कम कर देता है, उसको डाउन कर देता है, और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो साइकिल वापस चालू। द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड कन्वर्ट्स द सेकेंडरी oocytes इनटू ए फर्टिलाइज्ड ओवम, एग या जाइगोट इज आल्सो ए, और उसके साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। तो जो सेकेंडरी oocytes है वो परिपक्व कब होता है? जब वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और उसको स्पर्म क्या करता है? निषेचित करता है। तब तक वो जो सेल साइकिल है वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है ना। तो स्टॉप होने के वहां पर क्या सिर्फ
मेटाफेज ही चल रहा था, एनाफेज और टेलोफेज नहीं आया। प्रोफेज में आके मेटाफेज में आके वो साइकिल है वो सरेंडर हो गई, वहां पर रुक गई। तो वो रीस्टार्ट तब होती है जब मेटाफेज प्रमोटिंग जो फैक्टर है वो स्पर्म के निषेचित होते ही ये प्रमोटिंग फैक्टर ये कमजोर पड़ जाता है, और एनाफेज जो प्रमोटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो फिर साइकिल मेटाफेज से एनाफेज में आती है, एनाफेज से टेलोफेज में आती है। तब तक एनाफेज में तब आती है जब क्या होता है, वो ओवम है वो एप्लॉइड नहीं होता है, वो स्पर्म से निषेचित होकर वो डिप्लॉइड बन जाता है और वो निषेचित हो जाता है, और वो एग या जाइगोट बन जाता है, और उसके साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। ठीक है ना। तो oogenesis और स्पर्मोजेनेसिस में काफी अंतर है। एक तो इसकी परिपक्व जो अवस्था है वो लंबी चलती है, ठीक है ना, और जो oogonia है वो भ्रूण के जो फीमेल भ्रूण होता है उसमें विकसित हो जाता है, ठीक है ना। और जो oogonia से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बहुत लंबा समय लेता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आके थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और वो तभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तभी परिपक्व होता है जब वो निषेचित हो जाता है। और वो प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, और सेकेंडरी oocytes ही ओवुलेशन के समय ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है, और वो फैलोपियन ट्यूब में जाके निषेचन होने के पश्चात वो आगे विकसित होता है। तो और जो oogenesis के पश्चात जो बनने वाले ओवम है वो एक ही है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के पश्चात बनने वाले स्पर्म है वो 4 है। यहाँ पर 3 पोलर बॉडी बनती है उस oogenesis के समय, और एक जाइगोट यानी कि एग का निर्माण होता है निषेचन के पश्चात। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, तो हार्मोनल कंट्रोल जहाँ अपन ने इंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल पढ़ा था, वहां पढ़ लिया था। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस स्रावित करता है वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अगर भाग को यानी कि एंटीरियर लोब को, वो एफएसएच और एलएसएच स्रावित करते हैं। एफएसएच ग्राफिन फॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करता है ओवम के डेवलपमेंट के लिए, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन क्या कहते हैं ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि कॉर्पस लूटियम के डेवलपमेंट के लिए, और वो ट्रिगर्स भी करता है प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन के लिए, and also develop the egg and oocytes within the follicles to complete the meiosis first to form secondary oocytes, and follicles stimulating also stimulate the formation of estrogen। ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस लूटियम के लिए उत्तरदायी, और कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, जबकि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फोलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो डेवलप होती हैं और ओवम उसके अंदर विकसित होता है, और तब उस समय पर वो जो एस्ट्रोजन है वो सीक्रेट होता है ग्राफिन फॉलिकल्स के द्वारा, तो कार्पस लूटियम के थ्रू प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट। तो एलएच ओव्यूलेशन के लिए और कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन के लिए उत्तरदायी है, जबकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफिन फॉलिकल के निर्माण, ओवम के डेवलपमेंट के लिए और एस्ट्रोजन के लिए उत्तरदायी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस द रैप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स, तो ये हो गया कि ल्यूटिनाइजिंग इंड्यूस करता है ओवुलेशन के लिए, जिससे ओवम जो मैच्योर हो गया ओवम किसकी वजह से, एफएसएच की वजह से वो रिलीज होकर बाहर आ जाता है, और रिलीज होता है वो स्टेज कौन सी होती है, सेकेंडरी oocytes होता है, जो कि कहाँ जाता है, मदर्स की ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। 10 एलएस कोजेस ओवुलेशन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का किसके लिए उत्तरदायी है, ओवम के रिलीज के लिए उत्तरदायी है, ओवुलेशन के लिए उत्तरदायी है। इन ब्रीफ ovulation in human being is may be defined as the release of secondary oocytes from Graafian follicles। तो ह्यूमन के अंदर अपन बात करें तो ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन द रिलीज ऑफ secondary oocytes from a Graafian follicles, ठीक है ना, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम इज नोन एज ovulation। तो ovulation in a human being may be defined as the release of secondary oocytes from Graafian follicles and formation of carpus luteum, and then carpus luteum release progesterone। The remaining part of the Graafian follicle stimulated by luteinizing hormone to develop into a carpus luteum, yellow body बन जाता है। The rising level of progesterone inhibits the releasing of gonadotropin, और जैसे ही कार्पस लूटियम बन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, व्हिच टर्न्स द इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन। Significance of oogenesis, oogenesis one oogonium produce one ovum and 3 polar bodies। तो एक oogoनियम यानी कि मदर ऑफ जो ओवम का जो मदर सेल्स है, जो जर्मिनल एपिथेलियम जो ओवरी का होता है उससे डेवलप होती है oogoनियम। तो एक oogoनियम से 3 पोलर बॉडीज बनते हैं,
तो पोलर बॉडीज हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो पोलर बॉडी के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो बहुत कम पाया जाता है। इट हेल्प्स टू डिटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म के सफिशिएंट इन द ओवम विच इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, पूर्व में जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए जो कोशिका द्रव्य वो आवश्यक होता है। द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज मेंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ओवम, तो पोलर बॉडी के निर्माण की वजह से जो आधे क्रोमोसोम जो पोलर बॉडी में चले जाते हैं, जो आधे क्रोमोसोम है वो ही ओवम में रहते हैं, तो उसके लिए ये उत्तरदायी है। थैंक यू। आगे अपन पढ़ेंगे द एग्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको oogenesis की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। थैंक यू।